व्हाट्सअप गाइस, व्हाई डज पाकिस्तान's पुअर आर्मी लिव रिचर देन इंडियन जनरल्स? मतलब पाकिस्तान का आपको पता है वो भाई बिजनेसमैन है, उनकी आर्मी कम, वो लाला वाली दुकान चलाते हैं वो। तो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, बहुत सारे आपको वो एक आप हैरान, तो बहुत सारे लोग हैरानी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे तरह जियोपॉलिटिक्स देखते हैं उनको पता होगा भाई वो है चलता है वो भाई साहब दूध की फैक्ट्री भी लगा बैठे, बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीजें पता लगी। उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में 4 बजे, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान की फौज से ना एक मामले में बहुत पीछे रह गई, बहुत ही बुरी तरीके से पीछे रह गई। क्या बात कर रहे हैं? वेल्थ एक्यूमुलेशन के मामले में। Pakistan Army engages in business activities under these 4 names: Army Welfare Trust, Military Foundation, Shaheen Foundation, and Baria Foundation. All these businesses are carried out under the ambit of the Ministry of Defence. According to official documents presented in the Parliament, the Pakistani Army runs a business of over rupees 1.5 lakh crore rupees. Valuation of all Pakistan military businesses is over 100 billion US dollars. पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। सबसे ज्यादा स्कूल्स पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है और उनका टोटल सालाना रेवेन्यू हमारे रिलायंस या अडानी ग्रुप से भी ज्यादा है। A recent investigative report by the website Fact Focus on Pakistan हर जगह से revealed बड़ा Pakistani army generals who aren't Javed Bajwa and family उतार दे suspect अपना financial कर्जा, चाहे impact. तो उतारे पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स जब रिटायर होते हैं तो लंदन, दुबई ऐसी जगहों पर बंगले खरीदते हैं, गिरोह चल रहा है एकड़ की पूरा। जमीन के मालिक बन जाते हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इनकी खड़ी हो जाती है। देश बेच रखा है हमारे यहाँ कुछ समय पहले ना डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्या, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो हमारे भारत के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के घर लेकर जाते हैं। हाँ। ये खास कैसे हो सकता है? बड़ा आम सा घर है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर है। ये देखिए, ये एक नेम प्लेट जिसकी लगी है, यहाँ पे लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल LS रावत, लेकिन वो थे कौन? जनरल रावत थे जनरल बिपिन रावत के पिताजी। और ये जो घर है ना जिसके आगे उनके पिताजी का नाम लिखा है, एक्चुअली जनरल बिपिन रावत का। आप देखेंगे बड़ा सादा सा घर है और जनरल बिपिन रावत ये चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे आके सेटल हो जाएं। हमारे देश का सबसे बड़ा आर्मी ऑफिसर जिसके एक इशारे पर 3-3 सेनाएं चलती थी, वो एक बिल्कुल आम सा 3 BHK का फ्लैट बिना किसी ठाट बाट के, जहां रिटायरमेंट के बाद वो एक आम मिडिल क्लास इंसान की तरह रहने वाला है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, हमारे इंडियन आर्मी के जनरल से लेकर आम ऑफिसर्स सबकी ऐसी ही कहानी। डिसिप्लिन हर पैसा एक चीज बनाने में, जमीन हड़पने में और तिजोरी भरने में हमारी आर्मी सच में पाकिस्तान की फौज से बहुत पीछे रह गई है। क्योंकि आप पाकिस्तान को देखिए, ये वो मुल्क है जो 1984 से लेके अब तक करीब 2 दर्जन बार IMF के सामने कटोरा लेके बैठा हुआ था। कटोरा भर के 45% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। लोग आटे की लाइन में धक्के खा खा कर कुचल कर मर जाते हैं। और इस गरीब फटीचर मुल्क की फौज वो दुनिया के सबसे अमीर बिजनेस एम्पायर में से एक है, वो भी अपनी ही जनता को लाहौरी चूरन बेच के। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो आर्मी आजादी से पहले एक ही थी, एक ही ट्रेनिंग, एक ही वर्दी, एक ही जैसे अफसर, तो वो बंटवारे के बाद 2 हिस्सों में ऐसी कैसे बटी कि आज एक तो अपने देश का सबसे ईमानदार इंस्टीट्यूशन है और दूसरी एक ऐसी पैरासाइट बन चुकी है जो अपने ही मुल्क को अंदर से खा चुकी है। आखिर ये हुआ कैसे? आइए इसी का पूरा हिसाब किताब समझते हैं इस वीडियो में। आज कितना देखिए, ये समझने के लिए कि दोनों आर्मीज इतनी अलग कैसे हो गई, हमें पहले उस दौर को जानना पड़ेगा जब ये दोनों एक ही हुआ करती थी। 1947 से पहले एक ही फौज थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जिसे अंग्रेज अपना राज चलाने के लिए, अपनी जंगें लड़ने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। खून हिंदुस्तानी सिपाहियों का बहता था, पर हुक्म ऊपर बैठे अंग्रेजी अफसर चलाते थे। लेकिन फिर भारत के बंटवारे के बाद इस फौज के 2 डिवीजन हुए। करीब 2,60,000 सैनिक, जो ज़्यादातर हिंदू और सिख थे, वो भारत के हिस्से आए, और करीब 1,30,000 सैनिक, जो ज़्यादातर मुसलमान थे, वो पाकिस्तान चले गए। और यहाँ पर एक बात है तो शायद आपको नहीं पता होगी, आज़ादी के तुरंत बाद ना भारत की फौज का कोई पहला चीफ भारतीय था और ना ही पाकिस्तान की फौज का। दोनों के पहले मुखिया अंग्रेज हुआ करते थे। भारत को अपना पहला इंडियन कमांडर इन चीफ 1949 में मिला, फील्ड मार्शल करियप्पा, और पाकिस्तान को यही 1951 में मिला, जनरल अयूब के रूप में। अब देखिए, अगर आप फील्ड मार्शल करियप्पा की बात करो तो उनका साफ उसूल था, वर्दी वाले आदमी का काम बॉर्डर की रखवाली करना है, अपने ही देश की कुर्सी की तरफ देखना नहीं है। फिर क्या, इन्होंने और इनके बाद आए जनरल की भैया जैसे अफसरों ने शुरू से ही एक मिसाल कायम कर दी
कि फौज अपनी ही सरकार की कुर्सी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। एंड सी, ये कोई मजबूरी नहीं थी, ना ही किसी ने इन पर जबरदस्ती की थी। ये इनका कैरेक्टर था और इनके नीचे की मजबूत बुनियाद थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत है 1962 की वॉर। 1962 में भारत और चीन की एक बहुत बुरी जंग हुई थी, जिसमें भारत हार गया था और इससे सरकार कमजोर और बदनाम हो गई थी। फौज के पास गुस्सा भी था और ताकत भी, क्योंकि ये वॉर इंडिया अपनी आर्मी की वजह से नहीं हारी थी, बल्कि अपनी गवर्नमेंट के गलत फैसलों के कारण हारी थी। अब यहाँ पे किसी भी महत्वाकांक्षी आर्मी के लिए ना सरकार पलटने का इससे बढ़िया मौका हो ही नहीं सकता था। पर हमारी आर्मी ने एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचा। वो अपनी जगह पर अपनी जनता के चुने हुए नेताओं के साथ टिकी रही, उल्टा इंडियन गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही। अब इसके ना बिल्कुल उलट पाकिस्तान की बुनियाद देखिए। वो तो यहाँ ये राजनीतिक ढांचा पहले दिन से हिला हुआ है। पाकिस्तान बनने के सिर्फ 1 साल बाद ही इनके सबसे बड़े नेता जिन्ना अल्लाह को प्यारे हो बैठे। फिर 1951 में पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या कर दी गई। कोई टिकाऊ संविधान नहीं था और सरकार ताश के पत्तों की तरह गिरती रही, बनती रही, गिरती रही, बनती रही। जब ऊपर का ढांचा इतना खोखला हो तो वहां सबसे ऑर्गेनाइज्ड और सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन अपने आप आगे बढ़ जाता है। और पाकिस्तान में वो इंस्टीट्यूशन वहां की फौज थी। बस यहीं से फौज ने कुर्सी की रखवाली करना छोड़कर खुद उस कुर्सी पर बैठना शुरू कर दिया। फिर क्या, पावर का ये जो चस्का था ये पाकिस्तानी आर्मी को बहुत गंदा लग गया। आज़ादी के सिर्फ 4 साल बाद 1951 में मेजर जनरल अकबर खान की अगुवाई में पाकिस्तान का पहला तख्ता पलट करने की साजिश रची गई, जिसे रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। यानी जो मुल्क अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था, उसकी फौज उसी को पलटने का सपना देखने लगी थी। और इस किस्से का सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनिए भाई साहब। उस 1951 की साजिश को नाकाम करने में जिस अफसर का सबसे बड़ा हाथ था ना, वो था आयूब खान। और फिर वही आयूब खान 7 साल के बाद 1958 में पाकिस्तान का पहला कामयाब तख्ता पलट कर देता है। यानी जिसने एक बार आग बुझाई थी, उसी ने आगे चलकर सबसे बड़ी आग लगा दी। फिर आयूब ने अगले ही साल खुद को फील्ड मार्शल भी बना लिया, किसी जंग के लिए नहीं, बस खुद से खुद को। इसके बाद ना पाकिस्तान इसने बनाया अभी आदत सी बन चुकी लेटेस्ट जो है, उसमें तो कोई अवार्ड दिया है खुद को ही। और फिर आया जियाउल हक, उसने तो प्रधानमंत्री भुट्टो को फांसी पर ही लटका दिया। और फिर 1999 में ये भी कलाकार और इसका नतीजा ये था कि पाकिस्तान ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी सीधे फौज के राज में गुजार दी। और जहां आर्मी सीधे हुकूमत करती भी नहीं थी, वहां भी असली रिमोट कंट्रोल आर्मी के ही हाथ में रहता था। अब मैं एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। पाकिस्तान के पिछले 5 के 5 प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी जाने के बाद या तो जेल में गए, या फिर उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए, या फिर वो विदेश भाग गए। चाहे नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, या फिर आज के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो खुद भी कई बार जेल जा चुके हैं। इन सबको कुर्सी पर बिठाती भी फौज है, उतारती भी फौज है। तो फर्क साफ है। हमारी आर्मी ने खुद को अपने देश का सर्वेंट माना, पाकिस्तान की फौज ने खुद को देश का मालिक माना। और जिस दिन पाकिस्तान की फौज पूरे मुल्क की मालिक बनी, उसी दिन उसके सामने एक खुली तिजोरी आ गई, पूरा देश। और मालिक का काम होता है कमाना, सर्वेंट का काम होता है बचाना। बस यहीं से शुरू हुई वो लूट जिसने इस फौज के जनरल्स को दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन के रूप में खड़ा कर दिया। बिजनेसमैन पाकिस्तानी आर्मी टक्कर लेंगे जो जंग के मैदान में हर बार हारती रही है, पर पैसे के मैदान में हर बार जीतती रही है। और ये मैं कोई एग्जैजरेटेड बात नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद रिकॉर्ड उठाकर देख लो। 1947 में कश्मीर हड़पने की कोशिश की गई, नाकाम रहे। 1965 में भारत पे हमला किया, मुंह की खाई। 1971 में तो भाई साहब हद ही हो गई, अपना आधा मुल्क यानी बांग्लादेश गंवा कर बैठ गए। और इनके करीब 93,000 सैनिकों ने पैंट उतार के भारत के सामने हाथ खड़े कर दिए थे। 1999 में तो कारगिल में आ रहे और अपने ही मरे हुए सैनिकों की लाशें लेने से मना कर दी। और अभी 2025 में जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने इनकी पोल खोल दी, तो इन्होंने अपने जनरलों से हिसाब मांगने की बजाय ना अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सीधा फील्ड मार्शल ही बना दिया। तो पूरी तरीके से फिसड्डी रहते हैं। पर असली खेल इन्होंने ना मैदान के बाहर खेला है। और इस खेल को ना पाकिस्तान की एक मशहूर लेखिका आयशा सिद्दीकी, उसने अपनी किताब में लिखा और इसने नाम दिया इसको मिलबस। अब भाई साहब मिलबस क्या होता है, इसे ना आसान भाषा में समझाता हूँ। तो समझो, ये फौज का वो बिजनेस है जो कमाई है, जो अफसरों की पर्सनल जेब भरती है
और ना तो ये किसी सरकारी रिकॉर्ड में होती है और ना ही देश के डिफेंस बजट में दिखती है। यानी एक छुपा हुआ एम्पायर। सिद्दीकी के मोटे मोटे अंदाजे के मुताबिक ये छुपी हुई दौलत कम से कम 20 बिलियन डॉलर यानी 20 अरब डॉलर की है। अब आप ये कहोगे कि भाई ये कमाई आती कहाँ से है, तो देखो इसका ना सबसे बड़ा सोर्स है फौजी फाउंडेशन, जो आज पाकिस्तान का नंबर 1 बिजनेस ग्रुप है। करीब 5.9 अरब डॉलर। अकेले 2024 में इसने करीब 767 अरब रुपए कमाए थे और हर साल ये और मोटी होती जा रही है। इसके साथ साथ आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, फिर नेवी की बहारिया फाउंडेशन है, फिर एयरफोर्स की शाहीन फाउंडेशन है। अब जरा आप ये देखिए कि फौज या इनकी फौज फाउंडेशन करती क्या क्या है। ये सीमेंट बनाती है, खाद बनाती है, बैंक चलाती है, दूध और कॉर्नफ्लेक्स भी बेचती है, पेट्रोल पंप चलाती है, अस्पताल चलाती है, सिक्योरिटी गार्ड्स की कंपनी भी चलाती है और जमीन का धंधा यानी प्रॉपर्टी डीलिंग वो भी करती है। क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग भी कराते हैं, बिजली का बिल भी वसूलने जाते हैं। एक आम पाकिस्तानी सुबह उठकर जो नाश्ता करता है, जिस बैंक में पैसा रखता है, जिस घर में रहता है, अक्सर वो सब फौज की किसी ना किसी कंपनी से ही आता है। यानी पैदा होने से लेकर मरने तक वो फौज की जेब को भरता ही रहता है। तो यहाँ पर मतलब साफ है, भाई साहब टैंक चले ना चले लेकिन सीमेंट के ट्रक जरूर चलते हैं। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सारे ही धंधे ना वेलफेयर और चैरिटी के नाम पर रजिस्टर हैं। इसका फायदा पता है क्या होता है, इनमें से एक को भी 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे गंदा हिस्सा पता है क्या है, जमीन की लूट। और इसका सबसे बड़ा हथियार है DHA यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। 1985 से 2005, 1985 टू 2005 के बीच करीब 5 लाख एकड़ कीमती जमीन फौजी अफसरों को कौड़ियों के भाव बांट दी गई। ये जो DHA है ना, ये पाकिस्तान की जमीन पर ऐसा कब्जा करता है कि जैसा भारत में वक्फ बोर्ड भी नहीं कर पाता। खुद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक जज को ये कहना पड़ा कि DHA कराची तो समुद्र में इतना अंदर तक घुस गया है कि इनका बस चले तो समुद्र पर भी अपना झंडा लगा दे। और फिर बहावलपुर जैसी जगहों पर तो ना लोगों को मजबूर कर दिया गया कि वो अपनी जमीन को फौज को सस्ते दाम में थमा दे। और अब 2024 में भाई साहब 48 लाख एकड़ सरकारी जमीन फौजी कंपनियों को खेती के लिए यूं ही दे दी गई। अकेले पंजाब में 45,000 एकड़ जमीन ऐसे ही दे दी गई। और ये तो मैंने आपको ओवरऑल आर्मी का बताया है, इनके जनरल्स का हाल देख लोगे ना तो होश ही उड़ जाएगा भाई साहब। आप जनरल राहिल शरीफ की बात करो, इन भाई साहब की रिटायरमेंट हुई, इन्हें तोहफे में 90 एकड़ जमीन मिली। 90 एकड़ जिसकी कीमत पता है कितनी थी, अरबों रुपयों की, अरबों की। और जब इन भाई साहब के ऊपर सवाल उठा तो जवाब पता है क्या मिला, कि इसमें कोई नई बात थोड़ी है, हर आर्मी चीफ को रिटायरमेंट पे इसी तरीके से जमीनें मिलती आई हैं, मुझे भी मिल गई। यानी लूट इतनी आम हो चुकी है कि अब उसे खुले में बोल सकते हैं, ये तो होता ही है, जस्ट अनदर डे, सेम ऐसे ही आप नहीं ये तो होता है। ये देख लो। खुद पाकिस्तान के पत्रकार अहमद नूरानी की फैक्ट फोकस रिपोर्ट है जो टैक्स रिकॉर्ड पर आधारित है। इसके मुताबिक बाजवा के परिवार की संपत्ति 2016 में जब वो आर्मी चीफ बना था तब ना लगभग 0 थी और सिर्फ 6 साल में ये बढ़कर 12.7 अरब रुपए हो गई, 12.7 अरब रुपीस। उनकी पत्नी की संपत्ति 2016 में 0 हुआ करती थी, 0, और 6 साल के बाद 2.2 अरब रुपए हो चुकी थी। इनफैक्ट उनकी बहू शादी के सिर्फ 9 दिन पहले रातों रात बिलियनर बन गई। अब पाकिस्तान की अथॉरिटी को जब ये पता चला, ये फैक्ट सामने आए, तो पता है पाकिस्तान की अथॉरिटी ने क्या किया? जिन जनरल्स ने पैसा बनाया था उनकी जांच नहीं की, लेकिन जिन टैक्स अफसरों ने जानकारी बाहर निकाली उन्हें सस्पेंड कर दिया और उस वेबसाइट तक को ब्लॉक कर दिया गया जो ये सच छाप रही थी। ये ना अकेले बाजवा की कहानी नहीं है, जनरल मुशर्रफ की बात कर लो। जनरल मुशर्रफ को रिटायरमेंट पे ना करीब 2 करोड़ रुपए मिले थे और कुछ ही महीनों के बाद भाई साहब ने लंदन और दुबई में करीब 40 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली। फिर बाद में जांच हुई, जांच में उनसे जुड़ी हुई 29 प्रॉपर्टीज और निकल आई। फिर फॉर्मर चीफ कयानी, उनके भाइयों के ऊपर तो DHA के अरबों के घोटाले की जांच चली थी और कयानी खुद रिटायरमेंट के बाद आराम से विदेश में रह रहे थे। और मौजूदा चीफ हैं आसिम मुनीर। इनके बारे में तो दावा यह कर दिया गया है कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में ना करोड़ों का विला खरीद चुके हैं भाई साहब। जब भारत से तनातनी चली थी ना तो उसके बाद उन्होंने अपने परिवार को विदेश में भेज दिया था, विदेश में। और इन जनरल्स के लिए रिटायरमेंट कोई अंत नहीं है,
बल्कि एक नया प्रमोशन है। ही वो एक तो रिसर्च नया, के मुताबिक हाँ, ना उसके बाद रिटायर इतना होने पैसा वाले हर 4 बड़े जनरल्स में से करीब एक उनको सीधे फौजी कंपनी में बड़ा पद दे दिया जाता है, यानी वर्दी उतरी और सीधे किसी कंपनी के चेयरमैन लग गए। और यहाँ जाने पर की भी जरूरत मजेदार नहीं बात है, ये बस सैलरी देखिए आती कि रही। जब 2023 में कमाल है। इमरान खान की गिरफ्तारी पर गुस्साई भीड़ ने लाहौर के एक जनरल के घर में आग लगा दी थी, तब उस जनरल के घर से पालतू मोर निकले, विदेशी स्ट्रॉबेरीज निकली और भी पता नहीं क्या क्या निकला। अब जरा आप सोचिए, एक तरफ आम पाकिस्तानी आटे की लाइन में खड़ा होता है और दूसरी तरफ जनरल के घर में मोर नाच रहे होते हैं, फ्रिज विदेशी फलों से भरा पड़ा होता है। अब इस पैरासाइट आर्मी ने ना अपने मुल्क के मैदानों को चूस लेने के बाद अपनी गंदी नजर पहाड़ों पर गड़ा दी है, यानी गिलगिट बाल्टिस्तान पर, जिस पर पाकिस्तान ने 1947 से नाजायज कब्जा कर रखा है। इस पे 2025 में अभी पाकिस्तान चल एक रहा है नया ना। कानून लेकर आता है जिसका मकसद वहां के सोने, यूरेनियम और बाकी कीमती खनिजों को वहां के लोगों की मर्जी के बिना निकालना होता है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अभी गिलगिट काफी वो चल रहा है बाल्टिस्तान से संसाधन बेचकर मुल्क का कर्जा चुका दिया जाए। फौज, उनके वो करीबी कभी नहीं हो ठेकेदार सकता तुम्हारा। और चीन वो की भी तुम कंपनियों, लेके भगोगे। इन सबको मिलाकर वहां 2000 से ज्यादा माइनिंग के लाइसेंसेस बांट दिए गए हैं। लोगों की पुश्तैनी जमीनें जबरदस्ती छीन ली जा रही हैं और कई गांवों को तो सीपेक प्रोजेक्ट के नाम पर जमींदोज कर दिया गया। अप्रैल 2025 में वहां के शिगार इलाके में हजारों लोग सड़क पर उतर आए थे, यही नारा लगा रहे थे कि ये पहाड़, ये नदियां और ये खनिज हमारे हैं, किसी फौज की जागीर नहीं है। और इन लोगों को बदले में पता है क्या मिला? 200 से ज्यादा लोगों पर वारंट, घंटों की बिजली कटौती, और जब यहाँ के अपने मंत्री लोगों के हक में बोले ना तो फौज ने उन्हें भी पीट डाला। यानी जिस इलाके का सोना ये बेच रहे हैं उसी इलाके के लोग अंधेरे में और भूखे मर रहे हैं। तो जी ये है पाकिस्तान की फौज, एक ऐसी फौज। पाकिस्तान की फौज की ये बात है कि जंगल में मोर नाचे किसी ने नहीं देखा, चलो मान लो ठीक है, लेकिन इनके तो महलों में भी नाच रहे, तब भी आसपास को भनक नहीं थी। तो तब पता लगा जब ये इस तरीके से लोग घुस आए थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ना पाकिस्तान के बारे में एक चीज है, पाकिस्तान कभी भी एक देश की तरह फंक्शन नहीं करता। वहां पर एक वो सबका ये है कि मेरा काम बन जाए, भाड़ में जाए जनता, ठीक है। जहां पर वो आते हैं, जब जिस इनका एक भी नेता की बात सुन लो जो देश भलाई की हो, जिसने आर्मी के अगेंस्ट बोला उसको जेल में डाल दिया, इमरान खान कर दिया। नहीं तो ये भी तो देख ना, वहाँ पर कोई भी जो इनका पीएम बनता है कोई अपना वो पूरा नहीं कर पाता, टेन्योर 5 पूरा साल, नहीं ठीक कर है। पाता है। दूसरी चीज हर एक के ऊपर करप्शन के इल्जाम होते हैं। हाँ, या हर तो एक जेल बाहर होता है, जाता है हाँ। वापस आता है, जो ऑलरेडी होते हैं उन पे भी करप्शन चल ही रहे होते हैं। और खास बात ये कि इनके ओपोजिशन भी इतने स्ट्रांग नहीं रहते कभी भी। नहीं वो दिखता है भाई वहां पे ना, उस देश में जनता के अलावा जो नॉर्मल जनता है उसके अलावा वहाँ के नेता और जो भी आर्मी है, देखना मतलब जब ये कहीं जाते हैं गाड़ी को मेजर गौरव आर्य सर की बात है, वो जो पोस्ट है ना प्राइम मिनिस्टर की या मंत्रियों वाली, वो तो सिर्फ एक फिल करने वाली है कि बाहर जाना होगा ना तो कटोरा तुम्हारे हाथ में अच्छा लगेगा। और तुम देखो ना प्राइम मिनिस्टर जाते हैं साथ में इनका चीफ जाता है कहीं भी जाएगा तो, और उससे ज्यादा वो जाता है कि कटोरा लेके तू चल, जब आ जाएगा तब मैं ले आऊंगा। भाई ये चीज देखी गई है वहां पर। लोन वाली मीटिंग्स में पीएम जाता है और जहाँ पीएम जाना चाहिए वहाँ ये सब जाता है। देखा ट्रम्प वगैरह हाँ, ट्रम्प का डिनर पे जाता है तो ये पहुंच गया। आर्मी चीफ जाता है। और ये चीज तो मिस्टर गौरव सर ने भी बताई थी एक वीडियो के अंदर, जब हम और सबसे बढ़िया सुन, खुद ही अवार्ड दे देता है, खुद ही अवार्ड देता है। और प्लस कि बिजनेस आप देखोगे ना, तह तक जाओगे, इनके हर चीज में बिजनेस बने हुए हैं। तभी तो भाई आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। तभी तो जब मन करता है इनको हटा देते हैं। अगर कुछ मीटर से दिक्कत है तो कौन आ जाए, ज्यादातर पुलिस, ठीक है। वहाँ देखा था जब मीटर लोगों ने हटा दिए थे बिजली, तो वहाँ पे आर्मी आ रही है बिजली बिल लेने। भाई कमाल के भाई उन्हीं का तो अटक गया पैसा। हाँ, ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि ये खुलासे से ज्यादा एक तरीके से आपको दिखाने के लिए भाई कितना भट्टा बैठा पड़ा उस देश का। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।